ऐसा क्या किया था अनुराग ने शेफाली के साथ कि वो उस दिन का इंतजार कर रही थी जब अनुराग से उसकी मुलाकात अकेले में हो, और फिर जब एक दिन यह मौका आया तो वह आपे से बाहर हो गई। जैसे ही कैप्टन ने एयरक्राफ्ट को पीछे करना शुरू किया, विंडो सीट पर बैठी शेफाली को लगा जैसे उसके बहुत दिनों से संजोए मधुर सपनों का संसार भी उसकी आकांक्षाओं के आंचल से सरक कर दूर जा गिरा है। बड़ी बड़ी पलकों की कोरों से झांकते आंसू बराबर वाले देख न ले, इसलिए उसने झट से किताब उठा ली। हालांकि ज्यादातर अपने मोबाइलों में डूबे हुए थे, शेफाली ने पढ़ने के बहाने झट से अपना चेहरा नीचे कर लिया, मगर वहाँ तो किताब का हर अक्षर उसकी स्मृति के पन्नों से जुड़कर उसका उपहास उड़ा रहा था। ग्राउंड आईआईटी इंजीनियर अनुराग, स्वस्थ, सुंदर, खूबसूरत, अच्छी नौकरी, लंबाई 5 फुट 11 इंच। क्या तो उसकी बीवी बनने योग्य है? नहीं, कभी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। तू तो ठीक नहीं है। क्या हुआ जो तू हर एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन में पास होती आई है? सुडौल है, नैननच तीखे हैं, रंग कश्मीरियों जैसा है और गायका भी है, लेकिन कद तो सिर्फ 5 फुट 2 इंच ही है। जबकि अनुराग और उसके माता पिता चाहते हैं कि उनकी बहू कम से कम 5 फुट 4 इंच हो। कद में इस 2 इंच की कमी ने ही तो शेफाली की सारी योग्यता, सारी सुंदरता पर पानी फेर दिया। महीनों से संजोया उसका सपनों का महल धराशायी हो गया। उसकी एक एक ईंट गलकर उसके मन को आंसुओं से सराबोर कर गई। बहुत प्रयत्न करने पर भी शेफाली हठीले आंसुओं को न रोक सकी। आंसू ढलते रहे, वो किताब पढ़ने की आड़ लेकर उन्हें सुखाती रही। जो कुछ बीत चुका था और घाव बनकर उसे कुरेद रहा था, न चाहते हुए भी उन उपहास भरे क्षणों के बीच निराश नायिका की तरह उसे दौड़ना पड़ रहा था, और साथ ही दौड़ रही थी उसके बीमार भैया और असमर्थ भाभी की आंसू भरी निगाहें। कैसी रिमझिम सौंधी सुगंध से भरा पूरा था वह दिन जब कॉलेज पहुंचते ही शरारती उर्वशी ने उसे मोबाइल पकड़ा कर उसके गुलाबी कपोलों को मलकर बिल्कुल सिंदूरी कर दिया था। फिर कहा, लिया गया तेरे अनुराग का बुलावा, रसगुल्ले जैसी कुछ मधुर मधुर बात है, तभी तो तुझे भैया ने मुझसे कहकर बुलाया है। देख शेफाली, भैया मिठाई लेकर न लौटी तो कमरे में न घुसने दूंगी। अरे अब तो तू भी आकाश में उड़ेगी, फिर मुझ धरती वालों की तू कहाँ सुन लेगी। और उत्तर में पुलक से भरकर शेफाली ने अपनी प्रिय सहेली को पकड़कर चूम लिया। अरे पगली, समय तो आने दे, तुझे रस के सागर में डुबो दूंगी। और फिर पुलकित तनमन से धरती से आकाश तक आकांक्षाओं को समेटे वह उसी क्षण छुट्टी लेकर बेंगलुरु से भैया भाभी के पास लखनऊ के लिए चल पड़ी थी। रात 8 बजे जब शेफाली घर पहुंची तो भाभी उसके थकान से भरे चेहरे की ओर देखकर घबरा कर बोली थी, अरे शेफाली, तू किधर से अंदर घुसी है? वे लोग तुझसे मिलने के लिए आए हुए हैं। अनुराग की भाभी बहन और छोटा भाई सभी लोग आए हुए हैं और बाहर ड्राइंग रूम में ही ठहरे हैं। कहीं तुझे इस थके कुम्हलाए रूप में देखा तो नहीं उन लोगों ने? भाभी, मुझे क्या मालूम था कि अपने ही घर में मुझे चोर की तरह छिपकर आना चाहिए था। इन लोगों को इस समय क्यों बुला लिया भाभी? सफर से सारा शरीर टूट रहा है, पहले गरम चाय दो न। और हमेशा की तरह दुलार से वह भाभी से लिप गई। यही तो तेरी सबसे कड़ी परीक्षा का समय है शेफाली। लेकिन मेरी शेफाली में क्या कमी है? कश्मीरियों को भी मात करने वाला रंग है, सुंदर है, स्वस्थ है, मधुर कंठ है और पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल आए है। बस भाभी, अपने दही को तो सभी मीठा कहते हैं। और इसके बाद भाभी की आश्चर्य भरी दृष्टि देखकर वह स्वयं लज्जा से लाल होकर छोटी भतीजी को उठाकर कमरे से बाहर भाग गई। दूसरे दिन भोर में चाय पर ही शेफाली को दिखाने की बात थी। भोर से ही उसके मन में इस प्रदर्शन को लेकर हीन भावना नहीं थी। उसने दर्पण के सामने जाकर स्वयं से कई बार पूछा कि आखिर मुझ में क्या कमी है, फिर वे लोग मुझे कैसे नकार सकते हैं। उस मैट्रिमोनियल साइट में डले कितने ही फोटो हैं, वे फोटो तो पसंद आ ही गए हैं। ये तो मात्र एक औपचारिकता भर होगी। अनुराग से चैटिंग भी होती रही है, वीडियो कॉल भी हुई है। विवाह के बाद जब मिलूंगी तो उनकी अच्छी तरह खबर लूंगी। अनुराग को लेकर शेफाली सपनों की गहराइयों में डूब गई। उसी समय एक लॉन्ग ड्रेस तथा मेकअप का सामान लेकर भाभी आ गई। अरे शेफाली, तू यहाँ बैठी क्या कर रही है? जल्दी से तैयार हो जाना, वे लोग इंतजार रहे हैं। और सुन, वे लोग कैसा भी व्यवहार करें, तू अपनी जबान ज्यादा न खोलना। सदा की तरह आज भी अपने भैया की लाज रखना, और हाँ, अपनी ऊंची एड़ी की सैंडल जरूर पहन लेना। और यह कहकर भाभी तेजी से चली गई। अभी तक तो शेफाली के अंदर साहस ही साहस था, लेकिन भाभी की बात और भाभी की घबराहट देखकर उसे भी पहली बार कुछ घबराहट सी हुई। और जब वह बैठक के दरवाजे पर पहुंची तो कितना भी धैर्य रखने पर उसका मन आशंका से काम उठा, क्योंकि बैठक में बैठे सभी लोगों की नजरें उसके सैंडलों पर ही थी। इन लोगों को मुझे देखना है या मेरी चाल अथवा सैंडल को? ये प्रश्न उसके मन में हलचल मचा गया। फिर बरबस मुस्कुराकर नमस्ते करने के बाद वह अनुराग की भाभी की बगल में बैठ गई। अनुराग से भी उसकी यह फेस टू फेस पहली मुलाकात थी। शेफाली प्रदर्शनी में सजी निर्जीव गुड़िया की तरह पलकें नीची किए बैठी थी। पुराने जमाने की लड़कियों की तरह उसके मन में अजीब सा संकोच था, जिससे उसके मुख का सौंदर्य फीका पड़ता जा रहा था। अनुराग की माँ,
छोटा भाई और बहन तीनों ही उसके अंग प्रत्यंग को नजरों से नापते हुए एक दूसरे को कनखियों से देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। रंग कैसा बताओगे, मेरे ही जैसा ना, अच्छी तरह देख लो, भाभी फुसफुसा कर अपने देवर के कान में बोली। रंग मुझसे फीका नहीं होना चाहिए। और फिर चश्मे के अंदर आंखें घुमाती हुई वह उसके मुख के और करीब आ गई। मगर तभी देवर ने अपनी भाभी को आंख मार कर हट जाने को कहा, जैसे कह रहा हो कि रंग की प्रतियोगिता में तो तुम हर तरह से पराजित हो भाभी, उसे अगर 100 से 90 मिलेंगी तो तुम्हें 10 भी नहीं मिलने के। शेफाली, सुना है आप बहुत अच्छा गाती हैं, एक गाना सुना दीजिए ना। आंसू बहकर अपनी असमर्थता की पीड़ा खोल दे। इससे पूर्व ही शेफाली मुंह नीचा करके कमरे से बाहर जाती हुई बोली, मैं अभी आई। उसका मन हुआ कि वह चीख चीख कर कह दे कि वह ऐसे आदमी से शादी नहीं करना चाहती जिसमें इंसानियत का जरा भी मादा न हो, जिसके घर की महिलाओं को बात करने की भी तमीज न हो, किंतु होठों तक आकर भी शब्द रुक गए। उसके कानों में बार बार भाभी के ये शब्द गूंज रहे थे कि वे लोग कैसा भी व्यवहार करें, तू अपनी जबान न खोलना, सदा की तरह आज भी अपने भैया की लाज रखना। वह अपने कमरे में आकर पलंग पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। वह 32 साल की होने लगी थी। उसने कभी अपने दोस्त नहीं बनाए थे। पहले भैया ने अपने आसपास वालों को कहा था पर बात नहीं बनी। फिर साइटों पर जाकर प्रोफाइल डाला, तब जाकर अनुराग मिला। भैया उसे हाथ से निकलने नहीं देना चाहते थे। अब भैया बहुत ही नाराज हो चुके थे। उन्होंने अनुराग की भाभी से साफ साफ कह दिया, बहन जी, आप लोगों ने शेफाली के साथ जो व्यवहार किया उससे मुझे बड़ा दुख पहुंचा है। सच बात तो यह है कि अगर मुझे पहले से यह ज्ञात होता कि आप शेफाली के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो मैं शेफाली को अनुराग से रिश्ता करने की सलाह ही नहीं देता। इसके बाद उन लोगों ने रुखसत ले ली। वे लोग कानपुर के थे, कानपुर लौट गए। दूसरे ही दिन एफएम रेडियो पर शेफाली का कार्यक्रम था। यद्यपि इस घटना ने उसका मन खराब कर दिया था, पर इस मनोस्थिति के कारण गजल गाते समय उसके स्वर और दर्दीले हो उठे थे। अपनी नौकरी पर वापस जाने के लिए जब वह बेंगलुरु के एयरक्राफ्ट में चढ़ी तो सिर झुकाए अपराधी की तरह भैया और भाभी के हाहाकार करते मन की बात जानकर उसका रोम रोम सिसक उठा। उसने मन में यह निश्चय कर लिया कि अब वह कुंवारी ही रहेगी। अचानक शेफाली के कानों में आवाज आए, वी आर लैंडिंग इन बेंगलुरु। शेफाली टैक्सी से उतरकर जब हॉस्टल में घुसी तक अंधेरा घिर आया था। उर्वशी ने अपने कमरे में उसके कुम्हलाए चेहरे को देखा तो उत्सुकता के बावजूद उसने फिलहाल शेफाली से न मिलना ही उचित समझा। उसने सोचा सुबह जब शेफाली कुछ स्वस्थ हो जाएगी तभी वह उससे सब जानने का प्रयत्न करेगी। रात भर शेफाली को नींद नहीं आई। जीवन में पहली बार उसे महसूस हुआ कि प्रायः सभी दृष्टियों से निर्दय होते हुए भी उसे नीचा दिखाने का प्रयत्न किया गया है। देर से नींद आने के कारण वह सुबह देर तक सोती रही। अरे शेफाली, उठ जल्दी, इसे कहते हैं दीवानापन। तू तैयार होकर अपने दीवाने का स्वागत कर और मैं जाती हूँ चाय बनाने। गहरी नींद में सोती शेफाली को अचानक उर्वशी ने आकर झकझोर दिया। अरे क्या बकवास कर रही है? आंखें मलती हुई शेफाली उठ बैठी। अगर विश्वास न हो तो खुद जाकर देख ले, मैंने गेस्ट रूम में बैठा दिया है। आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है? जल्दी से जाओ और मैं चली तेरे उस दीवाने के सत्कार के लिए, कहकर उर्वशी वापस चल दी। शेफाली बड़बड़ाई की, ओह तो जनाब खुद तशरीफ लाए हैं। चाय पानी तो दूर रहा, मैं ऐसा सुनाऊंगी कि भविष्य में किसी दूसरी लड़की को देखने और उसकी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो उठी। वह बिना सजे संवरे केवल हाथ मुंह धोकर ही अतिथि कक्ष की तरफ बढ़ गई। अतिथि कक्ष में प्रवेश करने पर जैसे ही शेफाली की दृष्टि अनुराग पर पड़ी, उसकी आंखों में क्षमा और सौम्यता थी पर मुख पर मधुर मुस्कान खेल रही थी। अचानक शेफाली के हृदय का ज्वालामुखी बजाय फूटने की आंखों की पलकों के झरोकों से अनुराग को झांकने के लिए आतुर हो उठा। मॉर्निंग शेफाली, अनुराग मुस्कुराहट के साथ बोला। क्या अब भी इंसल्ट करने में कोई कसर रह गई है? आगे वह कुछ न बोल सकी। भाभी के व्यवहार के लिए मैं सॉरी कहता हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। फिर भी यदि आप मुझे अपराधी समझती हैं तो अपराधी आपके सामने हाजिर है। अनुराग बड़ी विनम्रता से बोला। लेकिन आपने इंची टेप। शेफाली का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। वह सब भाभी की चाल थी। वे नहीं चाहती कि उनसे सुंदर दूसरी बहू हमारे परिवार में आए और उनको नीचा देखना पड़े। मैं उस समय भाभी को टोक नहीं पाया क्योंकि भाभी ने आते ही मुझ पर इस तरह रोब जमाना शुरू कर दिया था कि मैं अपने खून से कभी निकल नहीं पाया। जब मुझे इन सब बातों का पता चला तो उनके जाने के बाद मैं आपसे मिलने के विचार से लखनऊ में ही रह गया और मैंने सुबह की बेंगलुरु की फ्लाइट ले ली। सचमुच आप बहुत ही मधुर गाती हैं। जब आपको पहली बार फेस टू फेस देखा तो मैं सत्ते में था और तब क्या हो रहा था उसका मुझे एहसास ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने यहाँ आपसे मिलकर क्षमा मांगने का निर्णय किया और अब मैं अपनी कलाई में आपके हाथों हथकड़ी डलवाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने तो शादी न करने का निर्णय कर लिया है और फिर भैया से। इसकी चिंता न करिए, भैया की स्वीकृति लेकर ही मैं आपके पास आया हूँ। रात को मैं उनसे मिला था क्योंकि मैं भाभी के साथ कानपुर नहीं गया। और हाँ, बारात लखनऊ नहीं जाएगी, बस आपके भैया भाभी कानपुर आ जाएंगे और वहीं शादी हो जाएगी। शादी का पूरा जिम्मा मेरा है।
हमारा पारिवारिक व्यापार इतना तो कर सकता है कि होने वाले सदस्य का सही ढंग से वेलकम करे। कहते कहते अनुराग रुक गया और उसकी याचना भी दृष्टि शेफाली पर टिक गई, जैसे कह रहा हो, क्या इस प्रायश्चित्ता के बाद भी तुम मुझे क्षमा नहीं करोगी? दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही कहानी आपको आगे भी मिलती रहे। और आज की इस कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।